नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी, पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे मार्च में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप एचटेट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे और इसके बाद फिर आपका जो अन्य सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी एचपीएससी में हिस्ट्री वाला एग्जाम दिया था तो उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण। तो अस्वस्थ होने का कारण इनमें कौन सा हो सकता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का, पास पड़ोस का, या फिर ये सभी हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का जो कारण है ये सभी है। तो परिवार का वातावरण, माहौल कैसा, लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है। कक्षा का वातावरण मतलब ज़्यादा बच्चे हैं, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे कारक होते हैं इसमें भी। और पास पड़ोस का वातावरण गाली गलौच वाला तो नहीं है, कोई लड़ने झगड़ने वाला। तो इसका भी बहुत सारा प्रभाव एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इन सभी का प्रभाव बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है इस पर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है, जिन पियाजे के अनुसार मूर्त से क्रियात्मकता स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो मूर्त से क्रियात्मक स्तर जन्म से 2 में, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 में। अब जिन पियाजे जैनों ने 4 अवस्थाएं जाए बताई थी, जिसमें मूर्त से क्रियात्मकता का जो काल की अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, क्योंकि ये जो अवस्था इसको इंद्रजनित कामक अवस्था कहते हैं। ये पूरक हो जाएगी, ये मूर्त है और ये अमूर्त है। इसको अमूर्त भी कह देते हैं और औपचारिक भी कह देते हैं। तो यहाँ पर मूर्त से क्रियात्मक जो है इसके बारे में पूछा गया, तो ये 7 से 11 वाली जो अवस्था होती है तो इसी को माना गया है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है संवेग। अब संवेग क्या है? प्यार और स्नेह है, क्रोध भय है, उत्तेजना भाव में परिवर्तन है, या कोई सा भी नहीं है। तो क्या होते हैं? तो इनको क्या माना गया है? उत्तेजना या फिर भाव में जो परिवर्तन होते हैं, जिसमें संवेग जो प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण कौन सा है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो अपराध प्रवृत्ति होने का कारण इनमें कौन से वाला हो सकता है? तो ये भी हो सकता है पहले वाला, परिवार का वातावरण, परिवार का जो माहौल है वो कैसा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान माना गया है, पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव या फिर जिज्ञासा। तो सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है, प्रथम सोपान कौन से वाला है? तो यह माना गया है जिज्ञासा को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे, अनुशासन, व्यक्तिगत आवश्यकताओं, समस्याओं पर या पाठ्यक्रम पर। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? जो ऑप्शन सी में है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व जो समस्याएं हैं इन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो इसमें परिवार, विद्यालय, जो पड़ोस है, या कोई सा भी नहीं। तो कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे ज़्यादा योगदान करेगी? तो सबसे अधिक जो यहाँ पर योगदान जो होगा तो ये परिवार का ही माना गया है, क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है शुरू में तो सभी कुछ अपने परिवार से ही सीखता है। तो परिवार शिक्षण की एक अनौपचारिक संस्था है जो बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में अधिक योगदान भी देती है, क्योंकि सबसे पहले तो जो भी बातें सीखेगा बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य है विद्यालय में आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य कौन सा है? तो
इन सभी को ही इसमें माना गया है। विद्यालय में आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, विशेष वर्षमान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, क्रमबद्ध होता है, निरंतर है या मशीनी प्रक्रिया है। तो नहीं में यहाँ पर बताना था। अब नहीं में कौन सा है, ये वाला, कि विकास क्या है, एक मशीनी प्रक्रिया है। तो जबकि अन्य जो है यहाँ पर विकास के प्रमुख जो सिद्धांत ये माने गए हैं, क्योंकि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, जैसे एक स्प्रिंग है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालकों में निम्न में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियां। सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, कौन से वाला, ये वाला। तो इनका IQ तेज होता है सृजनात्मक वालों का, तो ये सीमित रुचियां उनमें नहीं होती है। तो इसी कारण से जायज को यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है। तो बाल विकास के अनुसार शैशव, किशोर, बाल्य, कोई सी भी नहीं। तो बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन मानी गई है। तो कौन से वाली है, जो किशोर अवस्था है। तो किशोर अवस्था जायज को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शारीरिक दंड देना, उसके व्यवहार का कारण जानना, उपदेश देना या उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए देखें तो यहाँ पर वो कौन सा बनेगा। तो इसका जो कारण है सबसे पहले वो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा वो किस कारण से कर रहा है, और बाद में फिर उसी का समाधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। चिंतन व कल्पना की शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या कोई सा भी नहीं। तो मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा था। तो किस आधार पर बांटा है इन्होंने, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से, सीखने के तरीके का अध्ययन या संचार माध्यमों के अध्ययन से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, किससे नहीं है, संचार माध्यमों के अध्ययन से। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों के अध्ययन का विषय है। तो संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है, तो इसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक, पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य या ये सभी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो ये सभी है, पर्यावरण भी है, माहौल कैसा है, स्वास्थ्य रोगी है या सही नहीं रहता है, और कैसा भोजन ले रहा है। तो ये सभी एक बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है। आंशिक दृष्टि दोष से युक्त बालक का, वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ेगा, वह शिक्षक से अक्सर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करेगा, सैमपट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता, या ये सभी। तो दृष्टि दोष युक्त जो बच्चा होता है उसमें कौन कौन से लक्षण आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये लक्षण है इसके। तो इसके लिए जो इन सभी को ही यहाँ पर माना गया है। एक तो जो है, पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ेगा, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है दूर से। शिक्षक से अक्सर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करना, और सैमपट पर लिखे गए कार्य को नोटबुक में न उतार पाना, क्योंकि जब ब्लैक बोर्ड पर दिखेगा नहीं तो उतारेगा कहाँ से। तो ये सभी लक्षण जो है इसमें इसके हैं, दृष्टि दोष वाले के। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है पूर्व प्राथमिक, प्लेवे, घर या इन सभी को। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना गया है। प्रथम कक्षा कौन सी होती है, तो जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षा है, तो इसे माना गया है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा, क्योंकि बच्चा जो है वो घर से ही बोलने सुनने का कौशल प्राप्त करता है। तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर घर है, क्योंकि घर के बाद स्कूल में जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या है, घर है, क्योंकि बच्चा घर से ही बोलने और सुनने का कौशल प्राप्त करता है, जो उसकी भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो घर है, घर के बाद फिर स्कूल आ जाएगा। तो घर जो है यहाँ पर इसका
जो सही आंसर है ये रहेगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि बच्चा सभी कुछ जो एक्टिविटी सीखता है सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो जन्मजात है यहाँ पर दृष्टि दोष, मुख बधिर, श्रवण या मंद बुद्धि। तो कौन सी हो सकती है? तो ये वाली मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, लक्ष्य, प्रेरणा या वाद विवाद। तो प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें जो लक्ष्य जो होता है उसको माना गया है। जैसे थॉर्नडाइक ने या बिली जॉस पर शोध किया था, तो पिंजरे के बाहर जब भोजन रखा हुआ था तो उसका लक्ष्य वही था, क्योंकि वही उसने प्राप्त करना था और उसके लिए एक्टिविटी करती थी, और जिससे उछल कूद करती थी तो जो बटन लगा हुआ था वो दब जाता था और वो अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेती थी। तो इसके लिए जो लक्ष्य है वो होना जरूरी है। तो लक्ष्य के लिए ही जितने प्रयास है वो किए जाते हैं। जैसे अपने से लगा लो आप, अब जितने भी आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपका लक्ष्य है जैसे स्टेट का एग्ज़ाम है उसको प्राप्त करना, या किसी इसके अलावा आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको पास करना। मतलब लक्ष्य है तभी आप जो इतने प्रयास कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके। नेक्स्ट लाइन में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच के लिए? डेसी मीटर, डेसी पॉइंट, डेसिबल या डेसी बिंदु, कौन सा होता है? तो ध्वनि से संबंधित है कह सकते हैं आप, तो डेसिबल होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो सुनने की क्षमता की जांच के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाएगा। और व्यक्ति की जो श्रव्य क्षमता है वो लगभग 40 से 50 dB होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी नियमित, कभी नहीं, या जब छात्र कहें। तो कब की जानी चाहिए? तो नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए कि जो आज काम कराया है बच्चे ने वो किया भी है या नहीं किया है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा? दृष्टि दोष वाले को, मुख बधिर, मंद बुद्धि या किसी को भी नहीं। तो संकेत किसे आप करके बताएंगे? तो जो देख नहीं सकते हैं उनके संकेत का कोई मतलब ही नहीं बैठता, तो क्योंकि उनके लिए तो ब्रेल लिपि होती है। अब जो ये सुन नहीं सकते तो उन्हीं के लिए हम संकेत का प्रयोग करेंगे, तो मुख बधिर जो उनके लिए ये क्रिया होती है। नेक्स्ट है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, डांटकर, दोषारोपण से, अनुबंधन से, इन सभी के द्वारा। तो बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है? और जो ऑप्शन सी में है था जो अनुबंधन है उसके द्वारा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर देता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञावाद या ज्ञानवाद। कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर देता है? तो कौन सा है? ये वाला वाद, अर्थात रचनावाद। नेक्स्ट आ जाता है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता। उसमें उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञान अर्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। उनमें कक्षा में संयोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है या कोई सभी नहीं। तो कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता कौन सी है? ये वाले। उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होगी जो उनके ज्ञान अर्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो ऐसे बच्चे जो उनमें सीखने, सुनने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति, गणित शक्ति, कौशल, तो इससे संबंधित समस्या होती है, मतलब विकार कह सकते हैं आप, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्कैलकुलिया, ये वाले। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, मौखिक व्याख्यान के द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, कोई सभी नहीं। तो दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, किसके द्वारा? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। तो क्योंकि ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं दृष्टि दोष वाले, तो त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच के लिए, समाज के सर्वेक्षण के लिए, समाजीकरण की जांच के लिए, या फिर इन सभी के लिए। तो किसके लिए होता है समाजमिति विधि का प्रयोग? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो नाम से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजमिति तकनीक है, तो समाज के लिए ही प्रयोग में आएगी, तो समाजीकरण इसमें सी आंसर हमारा हो जाएगा। तो सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास। और संकल्प समाजीकरण
है जिसकी जांच हेतु समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं आपस में, तो वे क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि हम जीत गए, हम खेलेंगे, तो ऐसे जा शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्न आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। निम्न आर्थिक स्तर पर प्रभाव आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता, उच्च संस्थान में प्रवेश पर या जीवन यापन पर। तो निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है इसी पर, सीखने की क्षमता पर। तो निम्न आर्थिक स्तर का सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है मौलिकता, उत्पादकता, परिवर्तनशीलता या नवीन ज्ञान की खोज। तो सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है, ये वाली, अर्थात अपरिवर्तनशीलता। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षा के लिए आवश्यक है। एक प्रभावी शिक्षा के लिए आवश्यक है वह उच्च जाति से संबंधित हो, सामाजिक आर्थिक स्तर हो, संप्रेषण में निपुण हो या वह कठोर हो। तो एक प्रभावी शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है, तो आवश्यक कौन सा हो सकता है यहाँ पर, तो यही हो सकता है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च हो, जिससे कि वह एक छात्रों की नज़र में एक आदर्श बन सके। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके जो बाल विकास में शिक्षा शास्त्र जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं आपके हिंदी ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये भी आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम योजक, उपविराम, कोष्टक या अर्धविराम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जो ऑप्शन डी में है अर्थात जो अर्धविराम है, तो इसी का हम प्रयोग करते हैं मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध के भाव को प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह कौन सा होता है, इसमें देख सकते हैं आप, ये डॉट डॉट है, क्वेश्चन है, एक छोटे से लाइन है, एक ये वाली है। तो योजक चिन्ह इनमें कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बिल्कुल एक छोटी सी जो लाइन होती है वो वाली। इसका प्रयोग दो शब्दों के बीच में करके शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे इसमें देखे होगे आपने, इस प्रकार से लाइन लगी हुई, दिन रात, लाभ हानि, धीरे धीरे, सीता राम, तो ऐसे शब्दों में। नेक्स्ट है, श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी या फिर चीनी से। तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, अर्थात अंग्रेजी भाषा से। तो विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उच्च विराम चिन्ह कौन सा आएगा। तो पूर्ण विराम, प्रश्न, उपविराम, विषमादि बोधक, कौन सा आएगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो कौन सा आ सकता है इसमें, ये वाला, और कौन सा, कोमो का प्रयोग भी होगा इसमें। तो आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें विषमादि बोधक जो चिन्ह है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। समानाधिकरण में लाघव, अर्ध, अल्प या विवरण चिन्ह का। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किसको होगा उसमें, अल्प विराम का। एक होता है अल्प विराम और एक होता है अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या आता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में अल्प विराम आएगा, कोमा आएगा, पूर्ण विराम आएगा या योजक चिन्ह आएगा। तो क्या आता है उसमें, तो इस प्रकार की एक खड़ी हुई रेखा जिसको क्या कहा जाता है, पूर्ण विराम, जब लाइन खत्म हो जाती है तो उस समय। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, तो एक तो लाइन खत्म हो गई, एक कुछ देर के लिए सांस लेना हो, तो वहां पर निर्देशक, उद्धरण, कोष्टक या अर्धविराम, तो वहां पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे वहां पर, अर्ध विराम का। तो किसका प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का। एक होता है अल्प विराम, एक अर्धविराम।
तो अर्धविराम का प्रयोग उसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? घृणा, आश्चर्य और हर्ष के साथ। उदाहरण विस्मयादिबोधक, अर्धविराम या कोष्ठक का। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो विस्मयादिबोधक, जो ये वाला जो चिन्ह है, इसी का हम प्रयोग करते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। जैसे वह तुम धन्य हो, वह तुम धन्य हो। नेक्स्ट है निम्न में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? अब समानता वाला कौन सा है इसमें? बराबर का कह सकते हैं आप, इक्वल वाला, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्पविराम का वाक्य के अंत में, कहीं भी वाक्य के रूप में, वाक्य के माध्यम में, जहाँ बहुत कम ठहराव है। तो अल्पविराम का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहरना हो, तो वहाँ पर अल्पविराम का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? तो विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से सही आपने बताना इसमें कौन से वाला है। तो कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? तो यही वाला सही हो सकता है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। नेक्स्ट है लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें कौन सा लगेगा? लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन, तो चिन्ह का प्रयोग होगा यहाँ पर। कौन से वाला चिन्ह है? अब तो इसमें अगर हम देखें तो इस चिन्ह का प्रयोग होगा। और क्या कहा जाता है इसको? योजक चिन्ह कहा जाता है। जैसे लाभ, हानि, सुख, दुख, उसमें हमने बताया था, तो इसी का प्रयोग होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक पदों, पुनरुक्त, युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाएगा अल्पविराम, योजक चिन्ह, अर्धविराम या उदाहरण चिन्ह। तो सामाजिक पदों, पुनरुक्त, युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो किसका हम इसके साथ में प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का। इसका योजक चिन्ह। नेक्स्ट है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए तो एक हरा उदाहरण का, विवरण चिन्ह का, दूसरा दोहरा उदाहरण चिन्ह का, या विसमान का। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक वाला। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए हम एक हरा उदाहरण चिन्ह जो है इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक हरा उदाहरण चिन्ह है, एक दोहरा है। अब इसका मतलब क्या है? एक तो हो गया सिंगल डॉट का, कोमा कह देते हैं जिसको, सिंगल कोमा, एक डबल होता है। तो ये इकारा मतलब एक वाला और दोहरा मतलब ये डबल वाला है। तो इकारा उदाहरण चिन्ह का हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में चिन्ह का प्रयोग होगा। लोप, रेखांकन, लाघव या विलोम का। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग में करेंगे, तो प्रयोग में कौन सा लाया जाएगा यहाँ पर? जो ये ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट में आ जाता है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? अब कौन सा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसमें? और ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है यही है। नेक्स्ट है मुझे बाहर जाना है, तो रेखांकित चिन्ह को बताइए। जो ये वाला जो है ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक या लाघव चिन्ह। तो कौन सा है ये? पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेख चिन्ह, तिर्यक या कोष्ठक चिन्ह। तो किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा हम लगा देते हैं, तो कौन सी होती है वो? उसको कह देते हैं हम अधोरेखा चिन्ह। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञा की द्विउक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? द्विउक्ति हो तो अवतरण, कोष्ठक, योजक या निर्देशक। अगर द्विउक्ति हो तो कौन से चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? जैसे पहले आता था, उसमें आपने देखा भी होगा, जैसे एक एक आ जाता था पहले, तो उसमें
इस प्रकार जो चिन्ह हम लगाते थे या खेलते भी थे पहले, तो जहाँ पर एक एक आ गया, दो दो आ गया, एक साथ डबल जो होते थे अक्सर। तो संज्ञा की जो द्विरुक्ति होगी, मतलब एक जैसे जो होंगे, वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये चिन्ह कौन सा होता है? इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो पहले जो बचपन में या इस प्रकार से खेला करते थे, एक एक जहाँ पर आ जाएगा या दो दो आ जाएगा, एक जैसे दो जो होंगे। नेक्स्ट आ जाता है अल्पविराम का चिन्ह है। यहाँ पर अल्पविराम का कौन सा चिन्ह है इसमें? और ये वाला है अल्पविराम, क्योंकि ये विस्मादि बोधक हो गया, ये आपका पूर्ण विराम हो गया, अर्धविराम हो गया, तो ये हो गया आपका अल्पविराम कोमा। तो अर्थबोध के लिए किसी शब्द युक्ति के बाद थोड़ा ठहरना अल्पविराम होता है। जैसे सौम्या, तुम वहां मत जाओ, तो सौम्य के पीछे जो हम चिन्ह लगाएंगे वो वाला, तो होगा अल्पविराम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को बताइए। तो इनमें से पूर्ण विराम बताना है। पूर्ण विराम कौन से वाला है? अब ये जो ऑप्शन 1 में दिया गया है ये वाला, तो यही है पूर्ण विराम। नेक्स्ट आ जाता है रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये वाला जो है कई बार दे देते हैं इसको, तो ये कौन सा है? लोप सूचक है, स्थान है, समाप्ति या टीका सूचक है। तो कौन सा होता है? तो इसको कह देते हैं हम लोप सूचक चिन्ह। जब किसी लेख में कोई आवश्यक अंश छोड़कर उसके बाद लिखा जाता है तो वहां पर लोप सूचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में अल्प, योजक, अर्धविराम या कोष्ठक, किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? तो जहाँ पर दो समानार्थी शब्द होंगे, तो जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं, तो उसमें लगाते हैं हम योजक चिन्ह, ऑप्शन सी वाला। कभी कभी, धन दौलत, साथ साथ, तो ऐसे लगाते हैं, दो दो, एक एक। अगला क्वेश्चन है, किस विराम चिन्ह का घोतक है ये? कोष्ठक, उद्धरण, पुनरुक्ति सूचक या विवरण चिन्ह। तो ये कौन सा चिन्ह है? तो कौन सा चिन्ह है ये? इसको कहा जाता है कोष्ठक चिन्ह। जब किसी पद या वाक्यांश का आशय कथित वाक्य में ही प्रस्तुत करने की जरूरत होती है तो ऐसी स्थिति में कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, किस चिन्ह का प्रयोग होगा वहां पर? योजक, अल्पविराम, पूर्ण विराम या उदाहरण चिन्ह का। वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार की तार टूट जाए, तो वहां पर हम प्रयोग में लाएंगे किस चिन्ह का? पूर्ण विराम का। मतलब जब लाइन जो है वो समाप्त हो जाएगी, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, मतलब ये लाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है, माता पिता दोनों प्रश्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता, तो यहाँ पर ये अल्पविराम है, योजक है, अद्रव है या निर्देशक, कौन सा चिन्ह है? तो योजक चिन्ह है यहाँ पर ये। नेक्स्ट आ जाता है, तो ये वाला जो चिन्ह है कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसे हम योजक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम या निर्देशक चिन्ह, तो इसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा इसको? यही कहा जाएगा अर्धविराम, और ये वाला कोमा जो है इसको अल्पविराम कह देते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का, अब कौन से वाले में सही नहीं हुआ है? इसमें प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूं, तो उचित प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूं, इसमें प्रिय महाशय के बाद जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है उसका प्रयोग आना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है, शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध कौन से वाला है इसमें? अब इसमें भी हम शुद्ध देखें तो यही वाला शुद्ध है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यही आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क वाला, क्योंकि प्रश्नवाचक जो चिन्ह इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के साथ साथ संदेह प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में भी प्रयोग में आता है। तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ये वाला चिन्ह, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा भी कह देते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये वाला।
विवरण में, लाघव में, तुलना वालों में या संयोजक में, इक्वल का, बराबर का, तो तुलनात्मक में। नेक्स्ट आ जाता है, और विवरण चिन्ह कौन सा होता है? ये आपने देखा होगा, इस प्रकार से दो बिंदियां और एक लाइन ये इस प्रकार से लगी हुई, तो इसको क्या देते हैं? विवरण चिन्ह। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से सही है? तो विराम चिन्ह की दृष्टि से सही है यहाँ पर कौन से वाला है? तो यही वाला सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो यही वाला है। नेक्स्ट आ जाता है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य को पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं? तो हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे जहाँ पर लिखते हुए हमारे से बीच में जैसे कंप्लीट लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारे से कोई अक्षर रह गया तो वह हमें दिखाना है कि यहाँ पर ये आना चाहिए था, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर देते हैं, जिससे पता लग जाए कि यहाँ पर ये वाला जो अक्षर है ये आएगा, ये सब यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? अब इसमें कौन से में प्रयोग में आएगा? मोहन ने पूछा, राम की बहन कितनी है? सीता जानना चाहती है, भाई घर कब आएगा? मोहन बाजार गया था, मोहन को बाजार क्यों जाना था? तो क्वेश्चन किस में है यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो इसी में ही है, मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो इसी में क्या है यहाँ पर क्वेश्चन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? तो विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करेगा, पूर्ण विराम, योजक, अल्प विराम या उद्धरण। तो कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करेगा? तो कौन से वाला? ये वाला। तो विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है योजक चिन्ह, क्योंकि ये योजक है, ये लघु वाला है। जैसे हम डॉक्टर है, डॉक्टर को पूरा ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं, तो ये लघु वाला है, तो ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण में कौन से वाला है? शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण वाला कौन सा है? योजक चिन्ह वाला। अब योजक चिन्ह वाला यही है, भाई बहन वाला, जय पराजय, भाई बहन, लाभ हानि, सुख दुख, इनमें जो आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, कोष्ठ में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो क्या है इसका? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, विस्मयबोधक या पूर्ण विराम। तो ये वाला जो चिन्ह है इसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा इसे? तो विस्मयादिबोधक, उसी का निशान होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? अब योजक जो दो को मिलाने का काम करेगा, यहाँ पर कौन से वाला योजक चिन्ह कौन से वाला है? तो यही वाला है योजक चिन्ह। तो ये जो चिन्ह है शब्दों, पदों और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में आएगा, जैसे लेना देना हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस विराम चिन्ह का नाम तो क्या कहा जाता है इसको? क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक। वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्प विराम, विवरण, पूर्ण विराम या उप विराम। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो क्या कहा जाएगा उसे? पूर्ण विराम, मतलब लाइन जो है वो समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से जो हमारी इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।